स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे होने वाली है, विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है प्रेडोमिनेटली अबाउट इंडिया, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में होने वाली है, या फिर मैं कहूंगा इंडिया एंड रीजनल ग्रुपिंग्स के बारे में डिस्कशन होने वाली है, या फिर एप्टली मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट साउथ एशियन रीजनलिज्म, जहां पे हम लोग सार्क के बारे में बात करने वाले हैं, बिम्स्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया था भाई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज रेडी टू प्ले इट्स पार्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ सार्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि सार्क की रिवाइवल के लिए हमसे जो हो सकता है हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप जानते हैं कि 2016 से मैं कहूंगा सार्क हमारे फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पे बैक बर्नर पे जा चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ टेररिज्म। देखिए, इंडिया ने काफी कोशिश की सार्क को रिजुविनेट करने के लिए, सार्क की लीडरशिप अदा करने के लिए, लेकिन टेररिस्ट अटैक हुए, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, गुरदासपुर में अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने सार्क को बैक बर्नर पे डाला। मैं कहूंगा इंडिया की अभी पॉलिसी है मोस्टली जहां पे हम साउथ एशिया को तो साथ में लेकर जाना चाहता, लेकिन सार्क में से हम लोगों ने एक प्लेयर को हटा दिया, फिर सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच इंडिया फॉलो कर रहा है, और उसी लिए हमारा फोकस अभी हो चुका है सार्क के बदले वी हैव नाउ मूव्ड ऑन टू बिम्स्टेक, राइट? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके ऊपर मूव हो चुका है, ये हम लोग जानते हैं। तो आज हमारी डिस्कशन इसी पे होने वाली है कि शुड वी गो फॉर सार्क और शुड वी फोकस ऑन बिम्स्टेक इटसेल्फ। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। Since 2014, no SARC summit has taken place, leaving the organization, that is SARC, rudderless and practically dead. SARC is practically dead. और अब ऑफर आता है पाकिस्तान से that we are ready to play our part. अब इसीलिए आपको डिस्कस करना है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, डू यू थिंक SARC has been replaced by BIMSTEC in recent years? इसके ऊपर आपको जवाब देना है। या फिर मैं कह सकता हूं एक और सवाल भी है, रिसेंटली 2022 के मेंस में सवाल आया था, 10 मार्क के लिए सवाल आया था। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इसीलिए हमारी बेसिक डिस्कशन मैं कहूंगा बिम्स्टेक वर्सेस सार्क के बारे में होने वाली, यानी कि पहले हम लोग सार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, सार्क के साथ प्रॉब्लम्स क्या थी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सार्क के प्रति हमारा रवैया क्या है, बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे, बिम्स्टेक एग्जैक्टली है क्या, क्या सार्क और बिम्स्टेक को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा चलेगी, और अंत में वी विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल्सो कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो टिपिकल जो सवाल मैंने पूछे, ये सवाल हो या फिर ये सवाल हो, इन सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा संदेश है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डू रिमेंबर हमारा सिप प्लस प्रोग्राम शुरू हो रहा है 2023 के लिए 19 दिसंबर से। ध्यान रखना है, इस प्रोग्राम से सिप प्लस 2023 से आप प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट बन सकते हो। आपने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आपने फाउंडेशन बिल्ड कर दिया है, आप अभी रिवीजन करना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हो, राइट? तो 90 दिनों में हम आपका रिवीजन करवाएंगे थ्रू द सिप प्लस प्रोग्राम। 75 दिन आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जहां पे आपको इमीडिएट रिवीजन करवाई जाएगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्योरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड। 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगे, ताकि आप अपनी रिवीजन अगले 3 महीनों में, दिसंबर में शुरू होगा तो मैं कहूंगा मार्च तक यू विल बी रेडी। उसके बाद भी आपके पास मैं कहूंगा 2 महीने रहेंगे, अप्रैल का महीने रहेगा, ऑलमोस्ट मई का महीने रहेगा, क्योंकि मई एंड में आपका प्रीलिम्स है। तब तक आप कॉन्फिडेंट रहोगे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक वेरी वेरी इजीली। सो डू गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको और भी जानकारी मिलेगी। जस्ट गो देयर, लुक थ्रू द प्रोग्राम एंड एनरोल एज सून एज पॉसिबल। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में एक स्टेटमेंट आया, लेकिन स्टेटमेंट भी क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली देखिए सार्क बना कब था, राइट? सार्क
वाज फॉर्म्ड इन 1985। तो 38th सार्क चार्टर समिट हुई थी, क्योंकि जब बना था उसी समय पे सार्क का चार्टर भी आउट हुआ था दिसंबर 8 तारीख को, राइट, दिसंबर 8 को सार्क चार्टर डे था। तो भूटान ऑब्जर्व सार्क चार्टर डे, और उसी उसी के आसपास पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड, सार्क चार्टर डे के आसपास ही उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर रिवाइवल ऑफ सार्क नाउ। हाउ आयरॉनिकल, राइट। तो चलिए बात करते हैं सार्क के बारे में और इसकी फेलियर क्यों हुई है, सार्क के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया सार्क वाज सेटअप इन 1985, जहां पे 8 देशों का यह गुट है, पहले 7 देश थे। और ध्यान रखना है, सार्क को एनविसाज किया गया था टू बी अ बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ आसियान। जैसे आप जानते हैं कि पहले यूरोपियन यूनियन हो या फिर आसियान हो, जहां पे हम लोग एक रीजनल ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने के लिए, साउथ एशिया को इंटीग्रेट करने के लिए, इस हेतु से ये बॉडी बना था। और अटर फेलियर तो रहा ही है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें, साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड प्लेस, सबसे कम इंटीग्रेटेड प्लेस है साउथ एशिया इट्स। क्यों? हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन सार्क बना था 1985 में, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर आता है, इसका सेक्रेटरी काठमांडू में। और इसके मेंबर्स कौन कौन है आप जानते हैं, इसके 8 मेंबर्स है। मैंने आपको पहले भी इसका एक्रोनिम बताया था, अगर आपको याद रखना है, यू कैन रिमेंबर विद द एक्रोनिम ऑफ सार्क कनेक्टेड विद पेन, राइट। तो एमबीबीएस पेन, राइट। एम फॉर नॉट रिमेंबर म्यांमार, इट इज एक्चुअली मालदीव्स, एम फॉर मालदीव्स, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगेन बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, एस तो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। अब अफगानिस्तान एक लेट एंट्रेंट है, पहले 7 मेंबर थे, अफगानिस्तान 2007 में इंडक्ट किया गया था। तो 8 मेंबर से प्रेडोमिनेटली फ्रॉम साउथ एशिया, जहां पे साउथ एशिया को इंटीग्रेट करने की इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब अगर हम लोग इंडिया की तरफ से बात करें, इंडिया और सार्क का किस तरह का एक रिलेशनशिप रहा है। शुरुआती दौर में मैं कहूंगा 1985 में अगर सार्क बना, तो 1985 से लेकर आई कैन से अ डेट अप्रोक्सीमेटली 1992 तक हम लोग काफी एप्रीहेंसिव थे सार्क की तरफ, क्योंकि सार्क सबसे पहले हमारा इनिशिएटिव नहीं था। सार्क वाज एन इनिशिएटिव ऑफ श्रीलंका, नेपाल, स्मॉलर कंट्रीज की साउथ एशियन एक ब्लॉक बनाए हम लोग। और इंडिया काफी एप्रीहेंसिव था, क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है, ज्योग्राफिकली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है। तो इंडिया को लग रहा था कि बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स वो गैंग अप करेंगे इंडिया के खिलाफ, इसीलिए इंडिया वाज एप्रीहेंसिव और इसीलिए सार्क फॉरवर्ड नहीं हो पाया। या फिर हम लोग बदल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं हमारा रवैया जरूर बदला। एक फैक्टर ये भी था, हमारा रवैया जरूर बदला, एंथुजियाज्म हम लोगों ने जरूर दिखाई 1992 के बाद। अब ये क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, हमारी पॉलिसी भी बदली, राइट। हमारी पॉलिसी आई लुकीस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी एक्टिव हो गई। उसके बाद 1990s में गुजराल डॉक्ट्रिन आया, जहां पे हम लोगों ने बोला कि हम नेबर्स की मदद करेंगे, रेसिप्रोकल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एंथुजियाज्म दिखाई कि इंडिया यहाँ पे लीडर बन सकता है साउथ एशिया का। लेकिन जिस तरह की एंथुजियाज्म हम लोगों ने दिखाई, उसके बाद हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिली, क्योंकि सार्क कहीं नहीं बढ़ा, यानी कि फॉरवर्ड नहीं मूव हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई। इनफैक्ट मैं कहूंगा टिल 2014 हम लोगों ने बहुत कोशिश की। आपको याद होगा 2014 में क्या हुआ था, सरकार बदली, राइट, मोदी 1 सरकार आई। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था, कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ लेने वाले थे, उस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क के सभी लीडर्स को बुलाया था और वो आए भी थे। उस समय पे सभी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सार्क का रिजुविनेशन होगा, और जिस तरह की इनविटेशन गई है, इंडिया माइट बिकम अ लीडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड बिकम द लीडर ऑफ सार्क। लेकिन बड़ी जल्दी हम लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट देखी, राइट। तो ये इंडिया का एक जर्नी रहा है विद रिस्पेक्ट टू सार्क। अब सार्क एक फेलियर क्यों रहा है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। देखिए, इंडिया ने काफी कोशिश की, उसके बावजूद सार्क कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। ऑल्दो शुरुआती दौर में, शुरुआती 5-6 साल हम लोग थोड़ा अप्रेहेंसिव जरूर थे, लेकिन उसके बाद वी वर क्वाइट एंथुसियास्टिक, बट स्टिल देयर वाज डिसअपॉइंटमेंट। क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 2 राइवल्स है यहाँ पे, इंडो पाक राइवलरी। अब इस राइवलरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ चुका है टेररिज्म का। 1980s के बाद पाकिस्तान ने वो फिलॉसफी यूज की है जहां पे मैं डायरेक्टली इंडिया को तो बीट नहीं कर सकता, हम लोग लड़ नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं, लेट मी गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ बाय 1000 कट्स, राइट। छोटे छोटे कट देंगे टेररिज्म का इस्तेमाल करके। तो टेररिस्ट का सेफ हेवन बन चुका है पाकिस्तान।
वहां से बहुत सारे अटैक हो चुके हैं। उन्हीं अटैक्स की वजह से कहीं ना कहीं सार्क अभी बैक बर्नर पे पहुंच चुका है, हम लोग बिम्स्टेक की तरफ देख रहे हैं। इंडिया ने क्लियरली बता दिया है कि टेररिज्म और इस तरह की डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी हो या फिर बायलैटरल डिप्लोमेसी हो, आगे नहीं बढ़ेगी। तो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज दिस पर्टिकुलर राइवल। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि पूरे साउथ एशिया में अनरिजॉल्व बॉर्डर और मैरिटाइम डिस्प्यूट्स। अब इंडिया का ही हम लोग बात कर ली, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री डिस्प्यूट, we can talk about India Bangladesh enclave issue, we can talk about India श्रीलंका मैरिटाइम इशू, कच्चातीवू का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री का डिस्प्यूट है, राइट। तो बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट, बहुत सारे मैरिटाइम इश्यूज है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुई इन साउथ एशियन नेशंस में। अब यहां पे मैं कहूंगा इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है टू दी ग्रेट ब्रिटिश, राइट, दैट वाज सरकास्टिक बाय द वे, ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाई और ब्रिटिश की हिस्ट्री की वजह से, उनकी बाउंड्री डिमार्केशन की वजह से यहाँ पे अनरिजॉल्व इश्यूज रहे हैं, जो आज भी प्रॉब्लम्स चला रहे हैं, जो आज भी प्रॉब्लम्स दे ही रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा सार्क का जो चार्टर है उसके अंदर यूनानिमिटी का क्लॉज है, यानी कि जो 8 मेंबर है, आठों के आठों यस कहेंगे, यानी कि टेक्निकली एवरीवन हैज अ वीटो। जो भी डिसीजन होगा सभी के पास वीटो होगा, कोई भी एक प्लेयर कहेगा कि नहीं होगा, दैट इज वीटो, राइट। तो इस यूनानिमिटी की वजह से कई कई बार पाकिस्तान वीटो कर चुका है, कई बार कुछ और प्लेयर्स वीटो कर चुके हैं, कई बार इंडिया वीटो कर चुका है, बहुत सारे इश्यूज, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट तो रहा ही रहा है शुरुआती दौर से। देखिए पहले इंडिया वॉज एप्रीहेंसिव, लेकिन बाद में जिस तरह से इंडिया का औहदा बढ़ा है, अगर आप इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी की बात कीजिए, हमारे रिसोर्सेज की बात कीजिएगा, बहुत बड़े प्लेयर हैं हम, नॉट इवन कंपेरेबल टू ऑल द अदर स्मॉल प्लेयर। जैसे कि आप श्रीलंका से कंपेयर करके देखिए, पाकिस्तान से कंपेयर कीजिएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, नन ऑफ दीज प्लेयर्स कम इवन क्लोज टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और दूसरे भी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो एक एप्रीहेंशन जरूर हुआ छोटे प्लेयर्स में, जब इंडिया ने एंथुसियाज्म दिखाई तो उन्हें लगने लगा कि इंडिया का बिग ब्रदरली एटीट्यूड होगा, तो ट्रस्ट डेफिसिट था ही था। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी बहुत सारे कंट्रीज में। देखिए साउथ एशिया में जब डेमोक्रेसी आई, मैं कहूंगा 1947 में या फिर 1950s की शुरुआत से डेमोक्रेसी आई, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कमेंट भी कर दिया कि साउथ एशिया में कभी डेमोक्रेसी आएगी नहीं, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली ये देश नहीं थे, ब्रिटिश ने बनाए। इस तरह की बहुत सारी कमेंट्री हम लोगों ने सुनी हुई है। लेकिन इन सभी के बावजूद साउथ एशिया में एक, मैं कहूंगा, शाइनिंग स्टार है इंडिया, जहां पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बरकरार है अभी भी। लेकिन अगर आप दूसरे देश देखें, राइट, जैसे नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री कू, श्रीलंका अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री कू, सिविल वॉर श्रीलंका में, म्यांमार, नॉट म्यांमार, सॉरी, म्यांमार को अगर बांग्लादेश में मिलिट्री कू एटसेट्रा। तो यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एवरीवेयर। इसके अलावा पिछले 2 दशक में चाइना का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। कहीं ना कहीं चाइना, जब इंडिया ने एंथुसियाज्म दिखाई, इंडिया लीडरशिप लेने के लिए तैयार था, चाइना एक काउंटर बना हुआ जरूर है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा इंडिया की जो वैसिलेशन थी टुवर्ड्स टेकिंग अप लीडरशिप, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया ने वैसिलेट किया और एक अपॉर्चुनिटी को गवाया, मैं कह सकता हूँ। तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लिटिल टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ सार्क, राइट। तो सार्क कहीं आगे नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कि सार्क ने कुछ अचीव नहीं किया, जैसे सार्क का एफटीए भी आया हुआ है, साफ्टा, राइट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना, लेकिन कितना ही ट्रेड होता है आप बिलीव नहीं करोगे। अगर सभी सार्क के मेंबर्स में 100 रुपए का ट्रेड होता है ना, तो सार्क के मेंबर्स के बीच 5 रुपीज का ट्रेड होता है, यानी कि टोटल ट्रेड ऑफ दीज कंट्रीज इफ इट इज 100, ओनली 5% ट्रेड हैपेंस बिटवीन दीज कंट्रीज, राइट। दैट्स द स्टेटस बेसिकली, तो साफ्टा के बावजूद, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। अगर हम लोग सार्क की बात भी करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिरी जो समिट हुई थी, यू कैन सी हियर, 2014 में नेपाल में काठमांडू में समिट हुई थी। 2016 की जो समिट थी, इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन इस्लामाबाद। तब से लेकर अभी तक कोई समिट नहीं हुई है। इट हैज बीन समिटलेस, इट हैज बीन रडरलेस, आई वुड से मोर और लेस अ डेड बॉडी, ठीक है। सार्क, अब एक चीज क्लियरली बता दिया इंडिया ने, हमारे लिए कोर प्रॉब्लम क्या है, कि सार्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो है ही, इंडिया ने इनंसिएट किया हुआ है कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेररिज्म। जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा, टेररिज्म के साथ हमारी बायलैटरल इश्यूज भी नहीं होगी, रीजनल जगह पे भी हम लोग नहीं मिल सकते, या फिर रिलेशंस आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। अब इसीलिए सार्क से हम लोग मूव हो चुके हैं टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव कॉल्ड बिम्स्टेक, धीरे धीरे। अब देखिए ये बिम्स्टेक है क्या।
बिम्स्टेक फिर से एक रीजनल ग्रुपिंग है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक बना कब? 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब शुरुआती दौर में भी आपको ध्यान रखना है, ये जो बिम्स्टेक था, इसका नाम अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, इट वाज एक्चुअली बिम्स्ट, क्योंकि केवल 5 मेंबर्स थे शुरुआती दौर में बिम्स्ट, और ये ईसी था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स मेंबर्स कौन कौन थे? भूटान था, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये मेंबर्स थे शुरुआत में 1997 में। बिम्स ईसी था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, लेकिन आगे धीरे धीरे मैं कहूंगा 1998 में ही, अगले साल नेपाल को ऑब्जर्वर बनाया गया, कुछ ही साल बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में नेपाल भूटान दोनों ज्वाइन हुए और नोमेनक्लेचर आया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सेक्रेटरी आता है ढाका में। यहाँ पे ये मेंबर्स है, जो हम पिक्चर बताइए, ये मेंबर्स है। अब यहाँ पे प्योरली आपको ध्यान देना है, इट इज अ बॉडी जहां पे साउथ एशिया के मेंबर्स आपको मिलेंगे और आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स भी। तो मैं कहूंगा बिम्स्टेक इज लाइक अ कनेक्टिंग लिंक। तो क्या मैं बिम्स्टेक को सबसे पहले एक रीजनल ग्रुपिंग या फिर साउथ एशियन ग्रुपिंग कहूंगा? नहीं। क्या मैं इसको क्लियरली आसियान के साथ कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। लेकिन मैं इसको एक लिंक की तरह बात कर सकता हूं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच, यानी कि अ लिंक बिटवीन से प्रोबेबली सार्क एंड आसियान। ठीक है, तो 1997 में बना। और अगर हम लोग बिम्स्टेक की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, सार्क वाज एनविसाज्ड विद द रीजनल ग्रुपिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन बिम्स्टेक नाम में आपने देखा मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि यहां पे मैं कहूंगा एक जियोपॉलिटिकल एंगल आपको नहीं मिलेगा। प्रोडोमिनेटली जियोपॉलिटिकल एंगल इज नॉट देयर, इकोनॉमी इज इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स मल्टीपल सेक्टर्स में से कनेक्टिविटी हो, एक ब्लू इकोनॉमी हो, ग्रिड कनेक्टिविटी हो, या फिर एफटीए की नेगोशिएशन अभी भी चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, अलग अलग कन्वेंशंस हो गए, टेररिज्म से कॉम्बैट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेट करना है, तो मल्टीपल सेक्टर्स में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, इस तरह की बॉडी बनी। कनेक्टिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो दिस इज, आई वुडंट से दिस इज अ ग्रुपिंग, या फिर बिम्स्टेक इज अ ग्रुपिंग which would eventually lead to something called ASEAN। ठीक है, ये आपको समझना है, क्योंकि सार्क was envisaged like that, बिम्स्टेक को हम लोगों ने एनविसाज किया था इससे। लेकिन बिम्स्टेक के ऊपर हमारा फोकस काफी हुआ है, मैंने आपको बताया, स्पेशली 2016 से हम लोगों ने जो सार्क का हमारा अप्रोच था उसको मोर और लेस अबैंडन कर दिया है। वी आर फॉलोइंग सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच। इसीलिए आप देख सकते हो कि सार्क में जो मेंबर्स हैं वो भी बिम्स्टेक के भाग है, और बिम्स्टेक में तो साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने प्रमोशन किया, यानी इंडिया इज ट्राइंग टू पुश बिम्स्टेक एजेंडा फ्रॉम 2016। इसी साल 2022 में इसका चार्टर आया। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 1997 में ये बॉडी बनी, राइट, और इसका चार्टर कब आया? इसका चार्टर आया 2022। क्लियर? ये आपको समझ, इसका मतलब क्या है, ऑल दो हमारा रुख हो चुका है बिम्स्टेक की ओर, लेकिन बिम्स्टेक इज नॉट फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। ये आपको समझने की जरूरत है, बिम्स्टेक की क्या प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू तो है, मैंने आपको बताया 1997 में ये बॉडी बनी, और आज तक समिट्स कितनी हुई है? 5। एंड आयरॉनिकली जो 5th समिट थी ये हुई है 2022 में, और इसी समिट में हमारा चार्टर भी बना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बॉडी तो बनी हुई है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं चल रहा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंट्रा ट्रेड, इसमें भी काफी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सार्क ने तो साफ्टा लाया, राइट, साफ्टा लाया, लेकिन यहाँ पे अभी तक एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है, एफटीए नहीं आया। तो एफटीए आएगा तो शायद कहीं ना कहीं ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन इंट्रा ट्रेड बिटवीन द रीजन इज स्टिल लो, इट इज हार्डली अराउंड 6 to 7%। यानी कि अगर टोटल ट्रेड 100 रुपीज है, टोटल ट्रेड इन देशों का, 7 देशों का 100 रुपीज है, तो 6 to 7% इंट्रा कंट्री ट्रेड है, इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रीजन में रिसोर्स और फाइनेंशियल क्रंच हम लोग बहुत देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंट्रीज, अब देखिए, एक तो पूरे साउथ एशिया में हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स और फाइनेंशियल की क्रंच तो है ही है, लेकिन जो कंट्रीज आसियान की पार्ट या फिर जो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के भाग है, वहां से भी हमें मिले, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में है म्यांमार एंड थाईलैंड। अगेन म्यांमार हैज इट्स ओन इश्यूज, वी नो दैट, और म्यांमार की पॉलिटिकल इश्यूज भी। अब देखिए, म्यांमार एक बहुत बड़ा कनंड्रम है पूरी बिम्स्टेक के लिए। क्यों? क्योंकि म्यांमार, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज अ गेटवे, यानी कि ये हमारे लिए एक गेटवे है कनेक्ट करने के लिए टू द अदर साइड, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन
म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पे मल्टीपल मिलिट्री कूस हो चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सालों से यहाँ पे मिलिट्री का रूल था। यू हैव हर्ड ऑफ आंग सान सू की। आंग सान सू की एनएलडी की सरकार बनी, राइट? उसके बाद फिर से अभी देयर इज मिलिट्री junta। तो दिस इज अ बिग बिग कंट्रम, जिससे बिम्स्टेक को जो हम लोगों ने सोचा था कि बिम्स्टेक कनेक्टिंग लिंक बनेगा, वो भी नहीं बन पाया है। इसके अलावा मोर और लेस मेंबरशिप स्टैग्नेंसी आई हुई यहाँ पे। ना हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मेंबर्स ला पाए हैं, या फिर मैं कहूंगा साउथ एशिया के भी जो मेंबर्स है, या फिर बे ऑफ बंगाल के या फिर इंडियन ओशन के मेंबर्स, फॉर इंस्टेंस से मालदीव शायद आगे चल के मेंबर बन सकता है, पोटेंशियल मेंबर। मालदीव हो या फिर सेशल्स हो, इंडियन ओशन की जो कंट्रीज है उन्हें भी हम लोग साथ में नहीं ला पाए। मेंबरशिप की स्टैग्नेंसी आ चुकी है यहाँ। अब जब ये चार्टर आया है, इस चार्टर में जरूर मेंबर्स बढ़ाने की बात की गई है। मेंबर्स को बढ़ाएंगे थ्रू यूनानिमिटी, ये बताया गया। लेट्स वेट एंड वॉच की क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिम्स्टेक कोई कोई जादुई मंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सार्क फेलियर रहा है, सार्क के खुद के प्रॉब्लम से, लेकिन हम लोगों ने रुक किया है बिम्स्टेक की ओर। लेकिन बिम्स्टेक के खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट बिम्स्टेक का ब्राइट फ्यूचर बताया जाता है। वाई? बिकॉज इंडिया ने लीडरशिप रोल अदा करने का अभी ठान लिया, क्योंकि हम लोगों ने मूव कर दिया है सार्क से टुवर्ड्स बिम्स्टेक। इसीलिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको राइटली डिस्क्राइब किया है कि बिम्स्टेक हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। इंडिया ने रिसोर्स क्रंच के चलते हम लोगों ने प्लेज किया है $1 मिलियन सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। फिफ्थ जो समिट हुई थी उसी में कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में चार्टर की वजह से शायद कहीं ना कहीं मीटिंग्स भी ज्यादा होंगी, मीटिंग्स हो सकती है ज्यादा, और हम लोग और भी ज्यादा प्लेयर्स को भी यहाँ पे ला सकते हैं ताकि बिम्स्टेक को और आगे बढ़ा सके। दैट्स द बेसिक आइडिया अभी फिलहाल। लेकिन लेकिन सार्क हो या बिम्स्टेक हो, हम लोग साउथ एशिया को सबसे पहले नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, राइट? कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कि क्या हम लोग सार्क की तरफ रुख करें या फिर बिम्स्टेक की तरफ रुख करें। अब सार्क के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा कि वो रिवाइव करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। क्या इंडिया उसकी तरफ रुख करेगा, ये नहीं पता, देखते हैं। लेकिन सार्क हो या बिम्स्टेक हो, वी नीड टू फोकस ऑन साउथ एशिया एंड वी आर द नेचुरल लीडर। आपको ध्यान देना है कि इंडिया इस पर्टिकुलर एरिया का नेचुरल लीडर है, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल टाइम में वैसिलेट किया। यहाँ पे चाइना ने, मैं कहूंगा, थोड़ा सा अपना ग्राउंड गेन किया है। बट नॉनदलेस वी कैनॉट नेग्लेक्ट साउथ एशिया एनीमोर। और वट एवर इट इज, सार्क हो, अगर सार्क को भी रिजुविनेट करने की सोचे इंडिया, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था उसको सबसे पहले हटाने की जरूरत है। तो शायद सार्क के चार्टर में बदलाव लाएंगे, जिससे कि जो वीटो है सभी के पास, वो वीटो हट जाए, डिसीजन बेस्ड ऑन मेजोरिटी। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलग सभी प्लेयर्स को परसुएड कर सकता है मेजोरिटी बेस्ड डिसीजंस के लिए। इसके अलावा लीडरशिप तो लेनी चाहिए इंडिया को। इंडिया इज द नेचुरल लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, तो सार्क इज देयर। अब देखिए, अगर हम लोग बिम्स्टेक की तरफ भी अगर रुख कर रहे हैं, समझ लीजिए, अगर हम बोलेंगे नहीं सार्क नहीं चाहिए भैया, बहुत देख लिया हम लोगों ने सार्क को, सार्क आई डोंट वांट। बट इफ आई वांट बिम्स्टेक, देन आई नीड टू एंश्योर कि बिम्स्टेक का जो फ्यूचर है वो सार्क की तरह ना हो। ये हमें देखने की जरूरत है, ठीक है? कि जो जो सार्क में हम लोगों ने फेलियर्स देखी है, शायद वो हम लोग यहाँ ना देखें, लेकिन तैयार तो रहना चाहिए। पाकिस्तान प्लेयर है नहीं यहाँ पे, लेकिन बिम्स्टेक की खुद की प्रॉब्लम्स भी चल रही है। मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्रंच की प्रॉब्लम है। जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करे और इंडिया यहाँ पे फिर से इफेक्टिव लीडरशिप अदा करे, सो दैट we do not repeat the mistakes of SARC. But whatever it is, SARC हो या बिम्स्टेक हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिसे भी डिसाइड करे, आज तो हमारा, मैं कहूंगा, हमारा पलड़ा भारी है बिम्स्टेक की तरफ। तो अगर बिम्स्टेक भी हो, तो बिम्स्टेक की जो इश्यूज है उसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। और आगे हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जरूर बननी चाहिए कि कैसे हम लोग साउथ एशिया को इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम लोग साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान का भी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके प्रति हमारी एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटिव प्लानिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। सो आई होप कि इस डिस्कशन में आपको पता चल चुका है, जिस सवाल के साथ हम लोगों ने शुरू किया था उसके प्रति काफी अच्छा फॉर्डर है। अब कंक्लूजन के तौर पे, अगेन, फॉरेन पॉलिसी भी किस पे डिपेंड करती है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट, एंड डिपेंडिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट विच इटसेल्फ वुड बी डायनामिक, राइट? सार्क हो या बिम्स्टेक हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड साउथ एशिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी शुड बिकम द नेचुरल लीडर, राइट? दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर इस चीज पे कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई भी खबर आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लेकिन जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन माई आईडी राहुल SAI222। यही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी आईडी है, यही मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राहुल SAI222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई कंप्लेंट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।